हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे हम इसको एज अ क्विक रिवीजन कर रहे हैं और अपने बेयर एक्ट में से जो जितने सारे प्रोविजंस है सेक्शन 13 तक उनको ख़त्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम आएँ तो ये जो एक्ट है, अगर हम इस एक्ट को देखें तो ये कब आया था? 25 अगस्त 1956 का एक्ट है और एक्ट नंबर 32 है 1956 का। तो सेक्शन 1 जो है इसका वो क्या बोलता है कि सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, जो सारे एक्ट के अंदर जो बताया जाता है कि इस एक्ट को क्या बोला जाएगा, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट बोला जाएगा 1956। और ये पूरे इंडिया के ऊपर एक्सटेंड होगा। जम्मू कश्मीर वाली बात हटा दो, ठीक है, क्योंकि वो वाला हट गया था 2019 में जब 370 को हटाया था। और ये जो एक्ट है वो सप्लीमेंटेड हो जाएगा एक्ट 8 ऑफ 1890 से। मतलब ये एक्ट 32 है 1956 का। इससे पहले जो एक्ट 8 था 1890 का, उसको हटा के ये एक्ट आ गया है, तो उसके अब कोई भी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। फिर बताते हैं सेक्शन 3 में कि किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। तो जितने भी हिंदूज हैं इंडिया के अंदर उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, चाहे वो वैष्णव हो, लिंगियत हो, ब्रह्म हो, प्रार्थना, आर्य समाज, किसके भी हों, वो सब एप्लीकेबल होगा। और जो बुद्धिस्ट हैं इंडिया के अंदर, जैन, सिख रिलीजन्स हैं, उनके ऊपर भी होगा। या बाकी कोई भी जो इंडिया में रह रहा है और वो क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, मुस्लिम ये सब नहीं है, तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे हमने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा था उसमें बताया था कि कौन हिंदू होगा, वो यहाँ पे भी बता रखा है कि कोई भी जो बच्चा होगा, चाहे वो लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, जिसके दोनों ही पेरेंट या तो हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, सिख थे, तो वो हम हिंदू कहेंगे। इसी तरीके से आगे बता रखा है, तो वहाँ में हमने समझा हुआ, तो अगेन समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले इसने बताया कि माइनर कौन होता है। तो माइनर कोई भी वो व्यक्ति जिसने 18 ईयर्स की एज को अटेन ना किया हो। और गार्डियन कौन होता है? गार्डियन इसने बताया कि जो उस माइनर की, जो बच्चा है जो 18 साल से कम का है, उसकी केयर कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी की केयर कर रहा है, या दोनों चीज़ों की केयर कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गार्डियन बोलेंगे। गार्डियन के अंदर कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा? जो नेचुरल गार्डियंस हैं, ठीक है, जो मतलब कि ओरिजिनली उनके गार्डियन थे। दूसरा, जो कि गार्डियन अपॉइंट किए गए माइनर के फादर या मदर के द्वारा, मतलब जो ओरिजिनल फादर या मदर थे जिन्होंने बर्थ दिया था, उनके द्वारा जो गार्डियन अपॉइंट किए गए, या फिर जो गार्डियन कोर्ट ने अपॉइंट या डिक्लेयर किए थे, वो भी गार्डियन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और चौथा बताता है कि पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाय और अंडर एनी एनेक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, कि भाई किसी भी एनेक्टमेंट के हिसाब से अगर इस तरीके की किसी को पावर है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये चार लोग जो हैं गार्डियन की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएंगे। तो जब हमने ये क्लॉज बी को पढ़ा तो सबसे पहले कौन था? नेचुरल गार्डियन। तो नेचुरल गार्डियन देखो यहाँ से सबसेक्शन सी के अंदर बताता है कि मीन्स एनी ऑफ गार्डियंस मेंशन इन सेक्शन 6। तो जब हम सेक्शन 6 देखेंगे उसके अंदर बता रहा है कि नेचुरल गार्डियन कौन होगा। और बाकी सेक्शन 5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, की बाकी जो भी इससे पहले के कोई भी इंटरप्रिटेशन रूल्स, कोई भी हिंदू लॉ हैं, कस्टम्स, यूसेजेस हैं, उनके ऊपर जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट आ जाएगा इस एक्ट का। मतलब कि जहाँ पे माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप की बात होगी हिंदू चिल्ड्रंस की, वहाँ पे ये एक्ट जो है माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। अब सेक्शन 6 जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें बताता है कि नेचुरल गार्डियंस कौन होते हैं। तो वही पहले बात आ जाती है कि नेचुरल गार्डियन कौन होते हैं। एक जो हिंदू माइनर है जिसकी उम्र 18 साल से कम की है, जिस उस बच्चे की टेक केयर की जा रही है या उसकी प्रॉपर्टी की टेक केयर की जा रही है। तो सबसे पहले बताता है इन केस ऑफ बॉय और एन अनमैरिड गर्ल, कौन? बच्चा या फिर एक अनमैरिड गर्ल, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके नेचुरल गार्डियन कौन होंगे। तो जो भी फादर हैं, कौन है? फादर हैं। और फादर के बाद कौन है? मदर है। और जब तक उस बच्चे की जो उम्र है वो 5 साल नहीं हो जाती तो ऑर्डिनरली ऐसा बोला जाता है कि मदर जो है वो गार्डियन होती है। दूसरी बात बोली जा रही है कि अगर वो बच्चा इललेजिटिमेट बॉय है या इललेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है, तो ऐसे में जो मदर है वो नेचुरल गार्डियन कहलाएगी और उसके बाद जो उसके फादर होंगे वो कहलाएंगे। और अगर मान लीजिए कि वो जो गर्ल है वो मैरिड हो जाती है, तो ऐसे केस के अंदर जो उसके हस्बैंड होंगे वो उसके नेचुरल गार्डियन कहलाएंगे। फिर यहाँ पे प्रोविजियो दे देता है कि ये जो लोग हैं ना, ये गार्डियन नहीं कहलाएंगे अगर वो व्यक्ति जो है हिंदू से किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, या फिर उसने जैसे सन्यासी नहीं हो जाते उस तरीके का बन गया, या यति जो वुमेन्स को बोलते हैं वो बन गई, मतलब कि रिनंस कर दिया इस वर्ल्ड को।
तो तब भी वो इस काबिल नहीं होगा कि उसको हम गार्डियन बोले, नेचुरल गार्डियन बोलें। ठीक है। फिर यहाँ पे सेक्शन 7 में बताते हैं नेचुरल गार्डियनशिप ऑफ एडॉप्टेड सन। किसकी? एडॉप्टेड सन की। एडॉप्टेड सन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नेचुरल गार्डियनशिप होगी ना एक एडॉप्टेड सन की, मतलब कि एक बच्चे को अडॉप्ट किया गया, उसकी जो गार्डियनशिप होगी तो उसकी वो गार्डियनशिप पास हो जाएगी जिस भी व्यक्ति को वो पास की गई है, मतलब जो भी उसके अडॉप्टिव फादर हैं, अब वो उसके नेचुरल गार्डियनशिप उनको मिल जाएगी। और उसके जो अडॉप्टिव फादर हैं उसके बाद वो गार्डियनशिप किसकी कहलाएगी? उसकी अडॉप्टिव मदर की कहलाएगी। तो उसी को हम यहाँ पे अडॉप्टेड सन की नेचुरल गार्डियनशिप बोल देंगे। अब क्या पावर्स होती हैं नेचुरल गार्डियन की? अगर कोई व्यक्ति किसी का नेचुरल गार्डियन है तो उसके पास क्या क्या पावर्स होंगी? तो यहाँ पे जो सेक्शन 8 है वो ये बताता है। तो सेक्शन 8 ने बोला कि जो नेचुरल गार्डियन होंगे किसी भी हिंदू माइनर के, उनके पास पावर होगी। किस चीज़ की पावर होगी? जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं और रीजनेबल हैं और साथ ही साथ प्रॉपर हैं, किसके बेनिफिट के लिए? माइनर के। कोई भी चीज़ नेसेसरी है, रीजनेबल है और प्रॉपर है माइनर के बेनिफिट के लिए, या फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए, या फिर माइनर के एस्टेट के बेनिफिट के लिए, जो भी उसका सामान, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके बेनिफिट के लिए। तो वहाँ पे इस तरीके की जो पावर्स हैं वो नेचुरल गार्डियन के पास रहेंगी कि वो इस चीज़ पे एक्शन ले सकता है। लेकिन ये जो गार्डियन होगा ये किसी भी पर्सनल कोवेनेंट, मतलब कि पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड नहीं कर सकता उस माइनर को। ठीक है। और यहाँ पे ना जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि इन चीज़ों के लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। अगर आप नेचुरल गार्डियन हो और आप इनमें से कोई चीज़ कर रहे हो माइनर के लिए, तो आपको पहले कोर्ट की परमिशन कर लेनी होगी। क्या? अगर आप कोई भी मॉर्गेज या चार्ज करते हो या फिर ट्रांसफ़र करते हो, किस तरीके से ट्रांसफ़र किस तरीके से करते हो? सेल से, गिफ्ट से, एक्सचेंज से, या और किसी तरीके से कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माइनर की, तो यहाँ पे आपको पहले कोर्ट में जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी लीज पे देते हो उस माइनर की प्रॉपर्टी को 5 साल से ज़्यादा, लीज एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 years। ठीक है। और दूसरी बात, फॉर अ टर्म एक्सीडिंग मोर देन 1 year बियॉन्ड द डेट ऑन विच माइनर विल अटेन मेच्योरिटी, कि भाई 1 साल से ज़्यादा दे रहे हो उस पीरियड से जबकि वो मेजॉरिटी अटेन कर लेगा। तो यहाँ पे अगर इस तरीके की आप चीज़ कर रहे हो, इन दोनों में से कोई भी चीज़, मॉर्गेज, चार्ज और ये सब चीज़ें कर रहे हो या लीज पे दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बिना आप ये चीज़ें माइनर के बेनिफिट के लिए नहीं कर सकते। और अगर कोई भी नेचुरल गार्डियन इस तरीके की कोई चीज़ करता है, मतलब कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देता है, जो नेचुरल गार्डियन है, जहाँ पे वो सबसेक्शन 1 जो अभी हमने ऊपर पढ़ा और सबसेक्शन 2 इसको वॉयलेट करता है, कॉन्ट्रावीन करता है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ वो करेगा, मतलब जो डिस्पोजल करेगा, वो क्या होगी? वॉइडेबल होगी। वॉइडेबल किसके इंस्टांस से, मतलब किसकी इच्छा पे वॉइडेबल होगी? जो माइनर है या फिर जो उसके बिहाफ पे क्लेम कर रहा है उसके बिहाफ पे, मतलब ये जो माइनर है उसके इंस्टांस पे ये चीज़ वॉइडेबल होगी। अगर माइनर बोलेगा कि हाँ मुझे करनी है डिस्पोज ऑफ, तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज वो मना कर देगा तो फिर वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है। तो सबसेक्शन 3 ये बोलता है। और सबसेक्शन 4 बोलता है कि कोई भी जो कोर्ट है वो परमिशन ग्रांट नहीं करेगा नेचुरल गार्डियन को कोई भी ऐसा एक्ट करने के लिए जो कि सबसेक्शन 2 के अंदर दिया गया है, जहाँ पे मॉर्गेज, चार्ज, ट्रांसफर, लीज ये सब कर रहे हैं, जहाँ पे कोर्ट को ये चीज़ नहीं मिलती कि वो जो ये जो चीज़ हो रही है मॉर्गेज, चार्ज या ये सब चीज़ें, ये उस माइनर के एडवांटेज के लिए है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तभी वो करेगा, अदरवाइज कोर्ट इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा। फिर सबसेक्शन 5 बोलता है कि जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट था 1890 का, जिसको हमने बोला था कि इसकी जगह पे इसको ये जो वाला एक्ट है एक्ट 32 ऑफ 1956 ये आ गया, तो ये जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है ये अप्लाई होगा टू एंड रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 2। तो जहाँ पे आपको ये जो परमिशन ले रहे हो ना, और ये लीज पे देने की, मॉर्गेज करने की, ट्रांसफ़र करने की, तो यहाँ पे आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के हिसाब से। और जो ये जो प्रोसीडिंग होगी ना, ये सेम मान ली जाएगी जैसे कि सेक्शन 29 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट्स के अंदर थी 1890 के। तो इसलिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। और ये वही सब बता रहा है कि जैसे 4A सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, 31 हो जाएगा, वो सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे इसने सबसेक्शन 6 में कोर्ट का मीनिंग बता दिया कि कोर्ट का मतलब कि सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, या फिर कोई भी कोर्ट जो एम्पावर्ड था सेक्शन 4A ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के हिसाब से।
तो वो सब एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं सेक्शन 9 के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमें बताता है टेस्टेमेंट्री गार्डियंस के बारे में और उनकी पावर्स के बारे में। तो मतलब कि हमने किस तरीके के गार्डियंस देखे, एक गार्डियंस देखे हमने नेचुरल गार्डियंस और दूसरे कौन से देखे, टेस्टेमेंट्री गार्डियंस। तो नेचुरल गार्डियंस क्या होते हैं और उनकी पावर्स क्या होती है ये हमने अभी देखा, जो हम 6, 7, 8 ये सब सेक्शंस देख रहे हैं। अब सेक्शन 9 के अंदर दिया कि टेस्टेमेंट्री गार्डियंस क्या होते हैं और उनकी पावर्स क्या होती हैं। तो देखिए सेक्शन क्या बोलते हैं कि जो हिंदू फादर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल गार्डियन होते हैं। मतलब कि जो भी फादर हैं एक बच्चे के, जो माइनर है, वो क्या है, नेचुरल गार्डियन है पहले से ही, ठीक है। अब वो जो लेजिटिमेट चाइल्ड है उसका, और ये जो फादर है ना, ये इनके पास ये पावर होती है कि वो एक गार्डियन को अपॉइंट कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए, उस माइनर के लिए भी और उस माइनर की प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी, या दोनों के रिलेटेड भी। समझ आई बात। मतलब कि जो हिंदू फादर हैं, जो ओरिजिनली जिन्होंने बर्थ दिया, जिनके थ्रू बर्थ हुआ, वो नेचुरल गार्डियन है, ठीक है, उस माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड के। उनके पास ये पावर है कि वो एक गार्डियन को अपॉइंट कर सकते हैं उस माइनर चाइल्ड के लिए और उस माइनर चाइल्ड की प्रॉपर्टी के लिए, और दोनों चीज़ों के लिए भी। सबसेक्शन 1 ये बात बोलता है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि ये जो अपॉइंटमेंट की गई सबसेक्शन 1 के हिसाब से, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अगर जो फादर हैं वो प्री डिसीज कर जाते हैं मदर से पहले। मतलब कि जो उस बच्चे की ओरिजिनल मदर थी जिन्होंने बर्थ दिया था, उससे पहले फादर की डेथ हो जाती है और अभी भी मदर जो है सर्वाइव करती है। तो ये जो सबसेक्शन 1 के अंदर नेचुरल फादर, नेचुरल गार्डियन, जो उसके फादर थे, उन्होंने जो विल बनाई थी जिसके थ्रू उन्होंने गार्डियन को अपॉइंट किया था उस बच्चे के लिए, वो इफेक्ट में नहीं आएगी, ठीक है। बट शेल रिवाइव इफ द मदर डाइज विदाउट अपॉइंटिंग। अब मान लीजिए कि उन्होंने एक इस तरीके की विल बनाई थी, उनकी डेथ हो गई मदर से पहले, ठीक है, मदर जीवित है, मदर एक विल बना देती है, तो अब वो जो विल मदर ने बनाई वो अप्लाई होगी उस बच्चे के लिए। लेकिन अगर मदर कोई विल बनाए बिना ही मदर की डेथ हो जाती है, तो जो फादर ने विल बनाई थी वो वापस से रिवाइव कर जाएगी, वो वापस से जीवित हो जाएगी। तो अब उसके अंदर सारी पावर्स आ जाएंगी जो फादर विल बना के गए थे। सबसेक्शन 2 ये बोलता है। तो सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 आपको समझ आया होगा। सबसेक्शन 3 बोलता है कि जो एक हिंदू विडो है जो कि एक लेजिटिमेट चिल्ड्रन के नेचुरल गार्डियन के तौर पर एक्ट करेगी, और एंड अ हिंदू मदर एंटाइटल्ड टू एक्ट एज नेचुरल गार्डियन ऑफ हर माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन बाय रीजन ऑफ द फैक्ट that the father has become disentitled to act as such। कि अगर जो फादर हैं वो डिसएंटाइटल्ड हो जाते हैं, कि वो डिसएंटाइटल्ड हो जाते हैं एज अ नेचुरल फादर एक्ट ना करने के लिए, तो जहां पे जो मदर है वो फिर अपने आप ही क्या बन जाएगी, नेचुरल गार्डियन बन जाएगी इस चीज को करने के लिए, मतलब कि एज अ एक्ट करने के लिए। और बाय विल अपॉइंट कर सकती है गार्डियन उस माइनर के लिए, जो कि उस माइनर के लिए किया जा सकता है या उसकी प्रॉपर्टी के लिए किया जा सकता है, दोनों के लिए भी किया जा सकता है। तो ये 3 पहले सबसेक्शन में बोला गया। और सबसेक्शन 4 बोलता है इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए, कि यहाँ पे फादर को हटा दिया गया, जो मदर होगी ना हिंदू मदर, वही एंटाइटल्ड होगी टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन उस माइनर इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए, और वही अपॉइंट कर सकती है किसी गार्डियन को विल के थ्रू, किस चीज़ के लिए, उस माइनर के लिए, माइनर पर्सन के लिए, या फिर उसकी प्रॉपर्टी के लिए, या फिर दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है। तो जो गार्डियन अपॉइंट होगा, अब उसके पास वो सभी राइट्स होंगे जो कि नेचुरल गार्डियन के पास होते वो उनके नेचुरल जो ओरिजिनल फादर और मदर से डेथ के बाद। सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि जो गार्डियन अपॉइंट हुए हैं उनके पास वो राइट्स होंगे उस माइनर गार्डियन क्या बोल रहा हूँ, माइनर के गार्डियन के तौर पर एक्ट करने के लिए, जब उसके जो फादर और मदर की डेथ हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। जो भी उनके पास राइट्स है ना, जो ओरिजिनल मदर फादर के पास, वो सारे राइट इसके पास आ जाएंगे अब, जो अपॉइंट किया गया था विल के थ्रू, ठीक है। द राइट ऑफ द गार्डियन सो अपॉइंटेड बाय विल शैल वेयर द माइनर इज अ गर्ल सीज ऑन हर मैरिज। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो जो माइनर गर्ल थी, वो सभी राइट्स खत्म हो जाएंगे उसके अगर वो माइनर गर्ल की शादी हो जाती है, क्योंकि अब शादी के बाद हस्बैंड जो होते हैं वो नेचुरल गार्डियन कहलाते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। सबसेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर सेक्शन 10 आता है, क्या बोलता है, इन कैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। कि जो एक माइनर होगा, जो मतलब जिसकी खुद की उम्र 18 साल से कम की है, वो क्या होगा, कहाँ चला गया, इनकम्पिटेंट होगा सेक्शन 10 के हिसाब से
एक गार्डियन के तौर पर काम करने का, मतलब कि वो अभी खुद ही माइनर है, आप उसको किसी और का गार्डियन कैसे बना सकते हो, ठीक है। सेक्शन 10 ने मना कर दिया। सेक्शन 11 बोलता है डी फैक्टो गार्डियन नॉट टू डील विद माइनर्स प्रॉपर्टी। After commencement of this act, no person shall be entitled to dispose of or deal with the property of Hindu minor merely on ground of his or her being the de facto guardian of the minor, कि by fact वो उसके guardian हैं उस minor के, इस वजह से वो उसकी property डिस्पोज करेंगे या उसके साथ डील करेंगे। ये चीज़ खत्म हो गई इस एक्ट के आने के बाद। अब दो सेक्शन है, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। सेक्शन 12 बोलता है गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, की गार्डियन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा अगर एक जो माइनर है उसकी कोई प्रॉपर्टी है, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी है किस चीज़ के अंदर, हिंदू जो जॉइंट फैमिली होती है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी है और वो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके द्वारा मैनेज की जाती है, जो भी अडल्ट मेंबर होता है फैमिली का वो कर लेता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो ये प्रोविजो पढ़ोगे तो वो क्या बोलता है कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ऊपर ये सेक्शन इफेक्ट नहीं करता, अगर वो चाहे हाई कोर्ट तो वो अपॉइंट कर सकता है। और सेक्शन 13 बोलता है वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन, की पूरे एक्ट के अंदर ये जो हम सब चीज़ें कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो माइनर है जो 18 साल से कम का है, सभी जगह पे उसका जो वेलफेयर है वो पैरामाउंट है, वो सबसे उचित है। तो ये जो भी गार्डियन वगैरह अपॉइंट हो रहे हैं, चाहे वो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट हो रहा है या विल के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट हमेशा किस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि जो बच्चा है उसकी जो वेलफेयर है वो उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। तो ये सब जो है हमें इस पूरे एक्ट के अंदर दिया गया। आई होप आपको समझ आया हो, छोटी सी वीडियो है और ये एक्ट भी छोटा सा है, और ये जब हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये थोड़ी वेटेज रखता है और आपको आना चाहिए हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। चाहे हम जुडिशरी एग्जाम देते हैं, हम अपने LLB के एग्जाम देते हैं, कोई एंट्रेंस देते हैं, जैसे आप LLM वगैरह के आगे कोई भी एंट्रेंस देते हो तो वहाँ पर ये आता है और आपसे एक ना एक क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। तो आई होप आपको समझ आया, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।